सेक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ बुक में टी हार्व एकर जी कहते हैं कि आप मुझे अपना सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल स्टेट कैसा होगा और आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। वो इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनेयर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी ज़िंदगी को स्टडी किया है, जिससे उन्होंने अपनी किताब सेक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में हमें बताया है। दोस्तों, सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में ऑथर हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं ताकि हम भी अमीर लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अमीर और सफल बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, जिसे वो खुद करके मिलियनेयर बने हैं। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में ऑथर स्टार्ट करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो कि TFAR है। टी का मतलब है थॉट, एफ का मतलब है फीलिंग और ए का मतलब है एक्शन और आर का मतलब है रिजल्ट। यानी कि हमारे विचार हमारी भावना को जन्म देते हैं, हमारी भावना हमारे एक्शन को और हमारे एक्शन तय करते हैं हमारे परिणाम को। तो आइए इसे समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावना और हमारे एक्शन कैसे हमारे परिणाम को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस विचार से पैसा बचा रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं कि ये पैसे मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन भी लोगे। आप पैसा उतना ही कमाओगे और उतने ही बचाओगे, सिर्फ एक डर की भावना के साथ। अंतिम परिणाम क्या होगा? वो बुरा वक्त जरूर आएगा। दोस्तों, ऑथर कहते हैं लेकिन वहीं अगर आप अमीर बनने और वेल्थ बढ़ने के विचार से एक्शन लेते हैं तो आप छोटा नहीं सोचते हैं, आपके एक्शन उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा भी कमाते हैं। तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, पैसों की आज़ादी और सफलता ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होना देना चाहते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच मनी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होती हैं। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो तय करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। फल से मतलब है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्बल प्रोग्रामिंग की, यानी कि अमीर लोगों के बारे में। आपने जो अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार से सुना है वो हमारे माइंड को कंडीशन करता है। जैसे कि गरीब अभिभावकों का अपने बच्चों से बोलना कि ज़्यादा पैसा सारी समस्याओं की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकता, और अमीर लोग लालची या सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, ये सारे विचार हमारे पेरेंट्स अपने शब्दों या बातों से हमारे दिमाग में डाल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गरीब पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा चाहते हैं। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि यही विचार एक वक्त पर उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके दिमाग में डाले थे। वहीं अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का ही परिणाम है। दोस्तों, आप बात करते हैं मॉडलिंग की। जिस तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वो है मॉडलिंग। हम बचपन से ही अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं तथा किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उनकी नकल करते हैं और यही हमारा संस्कार बन जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि कोई भी गरीब अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को बदलकर अपनी स्थिति को अच्छी तरीके से बदल सकता है। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट से, जैसे किसी की फैमिली को पैसों, गरीबी और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और ये सब देखकर आपको पैसों का महत्व समझ आया और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरे परिवार को फिर से ये दिन ना देखना पड़े। देखा जाए तो आज के दौर में लगभग सभी व्यक्ति पैसा चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर वही बनते हैं जो ये बताई जाने वाली 17 वेल्थ फाइल को फॉलो करते हैं। यही 17 वेल्थ फाइल दिखाती है कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितना बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, आप बात करते हैं वेल्थ फाइल फर्स्ट की। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, वहीं गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये मानना ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ, खासकर अपने वित्तीय जीवन की स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपने जीवन पर बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए आपका अपने वित्तीय सफलता पर भी बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। ये अमीरों का नज़रिया नहीं है। दोस्तों, आप बात करते हैं वेल्थ फाइल 2 की। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में लगाते हैं।
इसलिए दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे, क्योंकि आप वही पाते हैं जिससे पाने का आप सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीर होना होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे नहीं। अमीर का मतलब है अमीर। अब बात करते हैं वेल्थ फाइल 3 की। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। यानी कि अमीर लोग खुद से वादा करके रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बन के ही रहूँगा। तभी तो वो दोस्तों के साथ समय बिताने की जगह अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो अमीर बन सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए कभी भी कोशिश या काम नहीं करते हैं। वो अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी तरह एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं वेल्थ फाइल 4 की। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग बड़ा और दूर की सोच रखते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं। लेकिन गरीब मानसिकता वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच सीमित होती है और वो अपने कंफर्ट जोन तथा सीमित संसाधनों के साथ ही जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में जीना है तो संयोग से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हो। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो ज़िंदगी आगे जाकर आसान रहेगी। अब बात करते हैं वेल्थ फाइल 5 की। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह ना करें, जाहिर सी बात है जब समस्याएं आएँ तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। आपको ये एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये असंभव है। आप वैसा आदमी कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, वहीं गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, वहीं गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वो अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं और आलोचना करते हैं, उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो आप उनसे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी कि पैसों के महारथी ये खेल कैसे खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनका अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना होना चाहिए। वेल्थ फाइल 8। अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में अच्छे भी होते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग, सेल्स को भी गलत नज़रिए से देखते हैं। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स एक महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास फॉलोवर्स होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपने भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपने खुद की पार्टी को भी विचार बेचने होते हैं। और इस सबसे पहले अगर वो खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उससे कभी नहीं चुना जाएगा। और जो लीडर अपना प्रचार नहीं करता है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, चाहे राजनीतिक हो, बिजनेस हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीडर्स फॉलोअर्स से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वेल्थ फाइल 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो चुनौती देकर भाग खड़े होते हैं और विडंबना यही होती है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वो सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। मेरे दोस्त, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसके लिए वो अपने आप को लायक समझते हैं, फिर चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर सम्मान हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि उन्हें अपने कम आत्मविश्वास के कारण उनको लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं है।
उनकी कोई तारीफ करते, उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट का जवाब कैसे देना है उनको पता ही नहीं होता है। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, वहीं गरीब लोग लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसों के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या ये है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम फर्स्ट को तोड़ते हैं, जो कहता है अपने आमदनी को कभी भी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक दौलत की संभावना का गला घोट रहे हैं। इसलिए अमीर लोग परिणाम के आधार पर काम को चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने समय के आधार पर काम को चुनते हैं। वेल्थ फाइल 12। अमीर लोग ये भी और वो भी सोचते हैं, गरीब लोग ये और वो सोचते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते, या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। या तो पहले हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर अपने परिवार पर फोकस कर सकते हैं। वहीं अमीर लोग अलग विकल्प और चीज़ों को मैनेज करना पसंद करते हैं। मतलब वो अपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही साथ अलग अलग काम को करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं गरीब लोग अपने आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके सारे एसेट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी करंट नेटवर्थ क्या है। और वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने तनख्वाह और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ 14। अमीर लोग पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनका पैसा हार्ड वर्क करके उनके लिए और पैसा बनाता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, वहीं गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर सोच वालों को डर ही नहीं लगता है। उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वो इस डर को ना ही अपने ऊपर हावी होने देते हैं और ना ही उस डर को अपना अमीर बनने की यात्रा में बाधा उत्पन्न करने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं और यही डर उनके सपनों, ख्वाहिशों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं गरीब सोच वाले लोगों को लगता है कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है, और जो ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि उसने कुछ नया या सीखने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बस एक बार अपने मन में ये ठानने की देर है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप ढेर सारी कामयाबियां, खुशी, उल्लास और उमंग से भरी एक बेहतरीन जिंदगी के हकदार हैं। स्वस्थ रिश्ते, स्वास्थ्य, अर्थपूर्ण काम और आर्थिक आज़ादी आपके जन्म सिद्ध अधिकार हैं। ये वो बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में होनी ही चाहिए। आप में कामयाबी का गुण मौजूद है और आप खुद के आंकलन, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के ऊंचे स्तर को बनाए रखने की भी कुव्वत रखते हैं। आप विशेष हैं। मानव इतिहास में आपके जैसा कोई भी कभी भी नहीं हुआ है। आपके पास प्रतिभा और काबिलियत का ऐसा अद्भुत भंडार है जिसे जब सही तरीके से पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपने तमन्ना की होगी। आप खुशकिस्मत हैं कि ये मानव इतिहास का सबसे अच्छा काल है। आपके चारों ओर ऐसी संभावनाओं का ढेर लगा हुआ है जिसका लाभ उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप क्या और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को किस हद तक काबिल समझते हैं। आपकी कामयाबी की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। ऑथर कहते हैं, मैं भी कई बरस पहले ठीक ऐसा ही महसूस किया करता था। हालांकि मैं कामयाब जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मैं कौशलहीन था, अशिक्षित था और बेरोजगार भी था। मुझे ये भी पता नहीं था कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल मैं एक ओर बड़ी सोच और दूसरी ओर सीमित संसाधनों और मौकों के बीच फंस गया था। फिर मुझे कुछ ऐसे गजब के सिद्धांतों का पता चला जो सदियों के महान सफलताओं और उपलब्धियों का कारण रहे हैं, और फिर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब तक खोजे गए तमाम मानसिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपकी बाहरी दुनिया दरअसल आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब होती है। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालातों से जान सकते हैं और दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आपकी सोच ही सब कुछ है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है।
आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उससे तय करती है। वो आपके दिल की धड़कन को कम और ज़्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है, और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका ही नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए ही कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं, कई बार तो महज एक पल में। वो आपको सतर्क या जागरूक बना सकता है या फिर ध्यान भटकाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वो आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपको विजेता या पराजित, संपन्न या गरीब, सम्मानजनक या फिर उपेक्षित बना सकती है। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होते हैं। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज़्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करने लगते हैं, और आप जो कुछ भी करेंगे उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के बारे में ही सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, आपका परफॉर्मेंस खराब ही रहेगा। आपकी कल्पना या बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियां और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हो। वो फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय से हैं। किसी भी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलापन का एहसास जगा सकता है। लॉ ऑफ बिलीफ कहता है, जिस बात में आपका निश्चित तौर पर यकीन हो वो आपके लिए हकीकत बन जाती है। आपका हर कदम आपके उन मतों से मेल खाता है जिनमें आपका अटूट विश्वास हो, फिर भले ही वो सही हो या गलत। जहाँ तक आपके मत का सवाल है तो उन्हें आप सीखते हैं। एक वक्त ऐसा भी होता है जब ये आपके पास नहीं होते हैं। आप वास्तव में क्या हैं ये आपके मत ही तय करते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं करते, बल्कि आप वही देखते हैं जिस पर आपका पहले से ही विश्वास हो। आप जिंदगी का स्तर उठा देने वाली बातों पर यकीन करके खुश और आशावादी बन सकते हैं, या फिर अपने और अपनी कुव्वत के प्रति नकारात्मक मत रखते हैं जो कि हर संभव काम की राह में रोड़े बन जाता है। आपके लिए सबसे घातक है खुद को कम आंकने वाले मत में यकीन करना। अपने और अपनी कुव्वत के बारे में ये मत आपकी तरक्की की राह में बाधा बन सकते हैं। इनमें से अधिकांश गलत होते हैं। ये उस सूचना पर आधारित होते हैं जिसे आपने बिना सोचे ही स्वीकार कर लिया है। अधिकतर तो बचपन से ही, भले ही ये बात पूरी तरह से गलत हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, खुशियाँ, ज़्यादा पैसा हासिल कर पाना आपके बूते के बाहर की बात है तो यही हकीकत बन जाएगा। जैसा कि ऑथर रिचर्ड बाग ने अपनी किताब इल्यूजन में लिखा था, अपनी सीमाओं के लिए तर्क दो और तय मानो कि बस वही तुम्हारी सीमा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप एक जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से अपनी जिंदगी में लोगों, विचारों, मौकों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आपामंडल का निर्माण करते हैं जो कि आपकी सोच से जुड़ी बातों को अपनी ओर ठीक उसी तरह से आकर्षित करता है जैसे कि चुंबक लोहे को। यही नियम इस बात का भी खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहाँ से आने वाली हैं। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, न कि उन बातों पर जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हर चीज़ को आकर्षित करने में कामयाब होंगे। और वो भी ठीक उसी वक्त जब आप तैयार हो। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी ज़िंदगी को बदल डालेंगे। खुशी की बात यह है कि आप जो विचार और सिद्धांत आजमाने जा रहे हैं वो लोगों की जिंदगियों और अनुभवों का निचोड़ है। प्रकृति के हर नियम की तरह ही ये भी अपने आप में तटस्थ है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति हर एक के साथ एक सा व्यवहार करती है। आप जमीन में कोई सा भी बीज लगा दीजिए, प्रकृति उसे फलने फूलने का मौका देती है। ठीक इसी तरह से आप विचारों के जो भी बीज अपने दिमाग में लगाएंगे, प्रकृति उसको बढ़ाने का मौका देगी। ये सब आप पर ही निर्भर करता है। कामयाब इंसान वो होते हैं जो कि नाकामयाब लोगों से ज़्यादा कारगर तरीके से सोचते हैं। जिंदगी, रिश्तों, लक्ष्यों, समस्याओं और अनुभवों को लेकर उनका नज़रिया दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। वे बेहतर बीज लगाते हैं और इसी वजह से उनको जिंदगी में बेहतर फल मिलते हैं। अगर आप भी कामयाब, खुश, स्वस्थ और समृद्ध लोगों की तरह ही सोचने और कदम उठाने लग जाएं, तो जल्दी ही आप भी उनकी ही तरह जिंदगी का लुत्फ ले सकेंगे।
जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। प्रकृति किसी भी किस्म के मजाक में यकीन नहीं रखती है। वो हमेशा सच होती है, हमेशा गंभीर होती है, हमेशा सशक्त होती है, हमेशा सही होती है। और जो गलतियां और कमजोरियां होती हैं उसका दोषी हमेशा इंसान ही होता है। उस इंसान की वो अवहेलना करती है जो उसे समझ नहीं पाता है, लेकिन काबिल और पवित्र लोगों के आगे वो समर्पण कर देती है और अपने तमाम राज बता देती है। चलिए अब बात करते हैं कोरी स्लेट के बारे में। कोरी स्लेट की सोच को लोगों के सामने रखा जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता है, और वो हर चीज़ जो इंसान सोचता है या महसूस करता है वो सब उसने यहीं पर अपने शिशुकाल से सीखी होती है। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है, जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति और अनुभव अपनी छाप छोड़ देते हैं। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या अनुभव हासिल करता है, वयस्क अवस्था एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ होती है। जाहिर तौर पर वयस्क बाद में जो कुछ भी करता या बनता है वो एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसा कि एरिस्टोटल ने लिखा था, जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्ति होती है। जहाँ तक इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है तो निजी धारणा सेल्फ कंसेप्ट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम करता जाता है। फिर आपके अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन के कंप्यूटर को संचालित करने वाला मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। फिर यही तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही दिखाई देने लगता है। हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक वयस्क के तौर पर आपकी हर सोच, मत, अनुभव, व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता आपने बचपन से ही सीखी है। आज आप जो कुछ भी हैं वो उसी सोच या धारणा का परिणाम है जिससे आपने हकीकत मान लिया है। वास्तविकता चाहे जो हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो वही आपके लिए सच बन जाती है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको लगातार ये बताया कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया हो या ना किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक ये विश्वास आप में बैठ जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद चाहे जो हो जाए आपका खुद में यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया जो ये नहीं जानते थे कि उनके कहे गए शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, तो वो आपको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमति या फिर शारीरिक या मानसिक सजा दे सकते हैं। जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई खामी है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों उसे लगातार आलोचना और सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। उसे ये एहसास भी हो जाता है कि उसके माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं और वो इसी काबिल है। वो ये भी महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और न ही वो प्यार करने लायक है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल महत्वहीन है। बड़े होने के साथ ही 2 खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं, नाकामी या नुकसान का डर और आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना या सज़ा का सामना करना पड़ता है। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर असुरक्षित कर देने के लिए शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेदार होते हैं। हम बहुत जल्दी ये महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए काम या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, कमज़ोर, नाकाबिल, अपर्याप्त या असमर्थ हैं। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। जब कभी भी हम किसी नए काम या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट महसूस होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। किशोरावस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामी का डर ही होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते हैं।
हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पूर्व ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल के बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को ये साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारे सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर है नकार दिए जाने का डर। नकारने की ये प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। ये भावना हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम करने पर या फिर उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराजगी जताते हैं, नाखुश कर देने के कारण वो इतने ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि हमें वो लाड दुलार नहीं देते हैं जिसकी हमें बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्यार नहीं किए जाने या अकेलेपन के भय का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वो ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माता पिता को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभाविक उत्साह और खास होने का एहसास भी खत्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। निष्कर्ष निकलता है मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण नाकामी और नकारे जाने का भय ही बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पिसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर मुझे ये करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का भय हमें घेर लेता है, या फिर नुकसान का भय ना भी तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में अपना जीवन सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे या कोई हमारी आलोचना करेगा, या कि हमारे साथ दोनों ही हो सकता है। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वो हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने के बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वो मौकों के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। थॉमस जे वॉटसन से एक बार पूछा गया कि ऑथर के तौर पर जल्दी से कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना होगा। अमेरिकी कारोबारी जगत के धुरंधर वॉटसन ने इस सवाल का जवाब इन शब्दों में दिया, अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामयाब होने की दर को दोगुना कर देना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत यही है कि आप जितने ज़्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकामयाबियों की जड़ी के बाद कामयाबियों की जड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी कुछ सूझना पड़े तो नाकामयाबी की दर को दोगुना कर दें। आप जितनी नई नई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, आपके विजयी होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी डर को काबू में पाने के लिए आपको उसी काम को दोबारा करना चाहिए जब तक कि आप उस डर पर काबू ना पा लें। आप किसी भी काम को या उसके हर हिस्से को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, इस बात को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरीके से पैसों को बचाकर उसका निवेश करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आय की अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम कमा ही नहीं सकते हो। अगर आप ज़्यादा कमाना ही चाहते हो तो आपको अपने आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना ही होगा। यह इस किताब का महत्वपूर्ण लेसन होगा। आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वो धारणाएं जो आपकी अपनी काबिलियत को ज़्यादा मानने से रोकती है। इन धारणाओं के कारण आप किसी भी क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती हैं, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर अगर स्वीकार कर लें तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती हैं, ठीक ऐसे ही जैसे यही सही हो। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वो जो कुछ भी है पूरी तरह से असत्य है। इस पल तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहें बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है।
आपका अपने प्रति सम्मान का भाव आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। यही वो ऊर्जा केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर तय करता है। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ज़्यादा ऊंचे मापदंड रखोगे। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करोगे, खुद के लिए आप उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करोगे और उन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा देर तक प्रयास कर सकेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, आप उतने ही बेहतर पति या पेरेंट्स साबित होंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चों के भी खुद के बारे में ऊंची सोच ही होती है। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले घर को और उसमें रहने वाले हर एक के लिए मौजूद प्यार, हंसी, खुशी से ही पहचाना जा सकता है। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी बात कहते हैं जो कि आपके आदर्श या आपकी राय में आपकी क्षमता से मेल नहीं खाती है, तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। जब कभी भी आप अपने वर्तमान स्वरूप और उस आदर्श स्वरूप में जो आप बनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा फर्क पाते हैं, आप अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी काम को करने में नाकामी या लोगों के साथ ताल्लुकात में खुद को कमज़ोर पाते हैं, तो एकाएक आप गुस्सा हो जाते हैं। आपके अपने बारे में अच्छी सोच आपको हमेशा याद दिलाती रहती है कि आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके आत्मविश्वास में इजाफे के साथ ही नाकामी और नकार दिए जाने का आपका डर कम होता जाता है। यानी आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करोगे, आपका नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करोगे, दूसरों के बारे में विचारों से आपको उतना ही कम फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर भय भी कम होता जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद अपने लक्ष्य और स्तर के आधार पर आप जितने ज़्यादा फैसले लेंगे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया की उतनी ही कम परवाह करने लगेंगे। जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप वो बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी घटना को लेकर बेहद तनाव में हैं या असहज महसूस कर रहे हैं, तो खुद के लिए आप ये सबसे शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ। आपके शब्दकोश में सबसे दमदार शब्द वही होते हैं जो आप खुद से कहते हैं और जिनमें आपका विश्वास है। आपकी खुद से बातचीत, अंतर्मन से बातचीत ही आपकी 95% भावनाओं का निर्धारण करती है। जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इससे आदेश की तरह दर्ज कर लेता है और फिर इसी के लिहाज से आपका व्यवहार, निजी छवि और आपके शारीरिक हाव भाव तय होते हैं, जो कि इन शब्दों के अनुकूल ही होते हैं। अगर आप किसी भी कारण से खुद को अच्छी चीज़ों का हकदार नहीं मानते हुए बड़े हुए हैं और अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल हो गई, तो संभव है कि आप खुद को धोखेबाज महसूस करने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपने अपने क्षेत्र में जो भी कामयाबी हासिल की है वो किसी गलत तरीके से हासिल की है और आप जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। इस सोच के साथ ही आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, आपको हमेशा डर लगता रहेगा कि ये कामयाबी आपसे जल्दी ही छीन ली जाएगी। अगर आप खुद को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और काबिलियत है, ऐसा शख्स जो लोकप्रिय, मित्रवत, स्वस्थ, ऊर्जावान, उत्सुक और रचनात्मक और बेहतरीन जिंदगी का हकदार है, तो आपके मूलभूत गुण ही आपको तय लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। यह आपकी मेहनत करने और खुद का विश्वास करने, दूसरों से बेहतर व्यवहार और दिक्कतों में संघर्ष करके अंततः कामयाब होने में मदद करेंगे। उसके बाद काफ़ी लंबे वक्त तक ये आपका साथ देंगे। जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये बात मायने रखती है कि जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, फर्क ही केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो केवल आपकी कल्पना की उड़ान पर निर्भर करता है। कल्पना की उड़ान की चूंकि कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए आपके भविष्य की भी कोई सीमा नहीं होती है। ये वही मूलभूत गुण हैं जिनकी आपको अपनी काबिलियत के पूरे इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। दुर्भाग्य से हमारे बड़े होने के साथ ही कई ऐसे मिथक हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाद के जीवन में हमारी कामयाबी, खुशी और संतुष्टि की राह में रोड़े बन जाते हैं। आइए आपकी राह में बाधा बनने वाले इन मिथकों को एक एक करके जानें। पहला और सबसे खराब मिथक इस एहसास में छिपा है कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। ये वो मिथक है जो आप में हीनता और अभाव की भावना को जन्म देता है। हम दूसरों को केवल इसलिए खुद से बेहतर मान लेते हैं क्योंकि वो वर्तमान स्थिति में हमसे बेहतर स्थिति में होते हैं। हम महसूस करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं। ऐसे में निश्चित ही हमारी काबिलियत उनसे कम होनी चाहिए।
नाकाबिल होने की यही भावना हमारे भीतर गहरे तक बैठ जाती है और इसी वजह से हम खुद को किसी के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते हैं। नतीजा, हम अपनी काबिलियत से कम में ही संतुष्ट रह जाते हैं। नए लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाबिल तो बाद की बात है, हम पहले नए लक्ष्य बनाते ही नहीं। अब इसके बाद अपने आप से उसी तरह की बातचीत करें जैसा आप करना या बनना चाहते हैं। अपने आप से ऐसी कोई भी बात मत कहिए जो कि आप किसी भी दिशा में सच करना नहीं चाहते हैं। बस यही सकारात्मक और दमदार शब्द बार बार दोहराते रहें। मैं इसे सच करता हूँ। किसी भी आयोजन से पहले अपने आप से ये शब्द कहें, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। कहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बार बार ऐसे जैसे कि आपका इस बात में पूरा यकीन हो। उसके बाद सीधे तनकर खड़े हो जाएं और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान लाएं और अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। जल्द ही ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि आपका खुश और कामयाब होना तय है, तो जो भी बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं वो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए, जरूरी अनुभव दिलाने के लिए ही आ रही हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अधिकांश वक्त आप सकारात्मक और आशावान बने रहेंगे, अपने लिए बड़े लक्ष्य रखेंगे और किसी भी अस्थायी हार से जल्दी उबर सकेंगे। आखिरकार आपकी धारणाएं ही आपके लिए हकीकत बन जाएंगी। आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने किसी संभव बात के लिए आपकी धारणाओं और उम्मीदों के आधार पर आप अपने बारे में जो सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसी से तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने का स्तर ऊंचा उठाते हैं, आप अपनी जिंदगी के स्तर को बदल देते हैं। कई बार तो तत्काल। पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही बात पर नियंत्रण है, आपकी सोच पर। आप तय कर सकते हैं कि किसी स्थिति में आपको क्या सोचना है। आपके विचार और किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके परिणामों को तय करते हैं। इस सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। सकारात्मक विचार जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। वो आपको शक्ति देते हैं और आपको ज्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। सकारात्मक सोच महज एक उत्साह बढ़ाने वाला विचार नहीं है, इसके आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपके उत्साह और आपकी सृजनात्मकता पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव होते हैं। आप जितने ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज्यादा खुश होंगे। नकारात्मक सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं। वो आपको शक्तिहीन बना देते हैं और आपको ज्यादा कमजोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप कोई नकारात्मक बात सोचते या बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक अंश गवा देते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है और आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। आप हताश और दुखी महसूस करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद नकारात्मक सोच के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं और अपने संबंधों में जहर भी घोल सकते हैं। प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कहता है आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। आप जब भी चाहें नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस नियम को उस वक्त जानबूझकर सकारात्मक सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा या नाखुश हो। आदत का नियम, लॉ ऑफ हैबिट, कहता है जब आप किसी विचार को या काम को बार बार करते हैं तो ये आपकी नई आदत बन जाती है। जब आप बार बार सकारात्मक तरीके से ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। जल्दी ही ये स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति और दोहराव के साथ आप सोचने और काम करने की एक आदत को विकसित कर लेते हैं। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से सकारात्मक इंसान बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपने सभी नकारात्मक विचार बचपन में ही सीख लिए होते हैं और जो सीख लिया गया है उसे भुलाया भी जा सकता है, कई बार तो बहुत ही जल्दी। आप किसी ऐसी आदत या कौशल को सीख सकते हैं जिससे आप जरूरी समझते हैं। खास तौर पर आप लोगों, पैसे, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके खोज सकते हैं। अपने भीतर छिपी संभावनाओं और कामयाबी की राह में रुकावट डालने वाली बातों के बारे में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं केवल इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि हम ही उनको जिंदगी देकर बाद में जिंदा भी रखते हैं। लगातार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद बातें करके हम उनको जिंदा रखते हैं। सौभाग्यवश आप भावनाओं के नियम को लागू करके इस स्थिति को बदल सकते हैं। ये नियम कहता है एक सशक्त भावना हमेशा एक कमजोर भावना पर हावी रहेगी और जिस किसी भी भावना पर आप ज्यादा जोर देंगे वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएगी।
इसका मतलब है कि आप जिस किसी भावना पर जोर देंगे वो बढ़ती जाएगी और एक दिन उस क्षेत्र में आपकी सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर आप खुद को नाराज या दुखी कर देने वाले व्यक्ति या परिस्थिति पर मानसिक ऊर्जा खर्च करना बंद कर देंगे और उसके बारे में सोचने तक से परहेज करने लगते हैं तो उस स्थिति या परिस्थिति से जुड़ी भावना आखिरकार दम तोड़ देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आग बिना ईंधन के अंततः बुझ ही जाती है। आप तर्क देने और अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास की प्रक्रिया को उसमें भाग न लेकर आसान बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम ये होता है कि सही मायने में आप अपनी बात को सही साबित करने से हाथ खींच लेते हैं। आप अपने काबिल दिमाग का इस्तेमाल ऐसे कारणों को सोचने के लिए करने लगते हैं जो कि आपकी नकारात्मक बात को सही साबित नहीं करते हैं। याद रखिए, नकारात्मक भावनाओं से आपका भला नहीं होता है, वो तो पूरी तरह से विध्वंसक होती हैं। उसका दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति पर कोई भी असर नहीं होता है। वो तो आपकी ही खुशी और आत्मविश्वास को कम कर देती है, आपको जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी कमजोर और कम प्रभावी बना देती है। गुस्से और नाराजगी को सही साबित करने के बजाय आपको अपने बुद्धि और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति को माफ करने या फिर अप्रसन्नता भरी परिस्थिति को बदलने के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काट जाए तो गुस्सा होने के बजाय आप कहें, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ज़्यादा सावधानी बरतूंगा, मुझे लगता है कि उसका दिन खराब गुजरा है, या फिर उससे निश्चित ही किसी महत्वपूर्ण काम के लिए देरी हो रही होगी। आपका दिमाग एक वक्त में केवल एक ही विचार को रख सकता है, इसलिए जिस पल आप दूसरों के पक्ष को समझकर उनको माफ करना शुरू कर देते हैं, आप गुस्से और अफसोस को बढ़ावा देने वाले ईंधन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। आप दिमाग पर फिर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आप खुद को शांत और सकारात्मक रखते हैं। कुछ देर बाद परिस्थिति बदल जाती है और आप उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलकर आप नकारात्मक विचार से छुटकारा पा लेते हैं, फिर भले ही वो कुछ भी रहा हो। अगर आप जिंदगी में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे तलाक, नौकरी छूटना या निवेश में नाकामी, तो भी यही नियम सही साबित होता है। अपने और किसी ऐसे व्यक्ति जो आपको सुन रहा हो, उसके सामने ये बताना बंद कर दें कि आपका गुस्सा या अप्रसन्नता क्यों जायज़ है। इसके बजाय मामले में लिप्त दूसरे व्यक्ति के लिए सफाई देना शुरू कर दें, तब तक जब तक ये नकारात्मकता ही खत्म ना हो जाए। जब नकारात्मक भावना पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आप अपना ध्यान किसी और सकारात्मक बात पर दे सकते हैं। जीवन में दो काल होते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। उस लिहाज से वर्तमान बहुत ही संक्षिप्त होता है, एक तेजी से गुजरता हुआ पल। आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप गुजरे हुए कल पर ध्यान दे सकते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, या फिर भविष्य पर जिस पर कि संभवतया आपका कुछ तो नियंत्रण होता है। कई लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग गुजरे हुए वक्त की घटनाओं को लेकर विचलित या नाराज होने पर ही बर्बाद कर देते हैं। दुर्भाग्यवश ये ऊर्जा तो पूरी तरह से ही बेकार चली जाती है। बीते हुए वक्त की पूरे समय आलोचना करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि भूतकाल को याद करने से पैदा हुई नकारात्मक भावनाएं आपको भविष्य में छिपी संभावनाओं को लेकर उत्साहित या आनंदित होने से भी वंचित कर देती है। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी जिंदगी समस्याओं, परेशानियों, बाधाओं और अस्थायी असफलताओं की कड़ी रहेगी। ये अनजानी और अनचाही नाकामियां और निराशाएं तो विकास प्रक्रिया की सामान्य, प्राकृतिक और न टाली जा सकने वाली सच्चाई है। अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको एक फैसला लेना ही होगा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। फिर चाहे जो हो जाए, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप उसी भूतकाल के गुलाम बने रहेंगे जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। आज ही फैसला करें, इसी वक्त से आप अपनी जिंदगी से अगर ऐसा हुआ होता तो को निकाल फेंक दीजिए। एक सुखी बचपन को कभी भी हासिल किया जा सकता है। उनके कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी भी वक्त अपनी जिंदगी की नाखुश कर देने वाली घटनाओं को सकारात्मक नजरिए से देख सकते हैं। आप प्रतिस्थापन के नियम का अभ्यास कर सकते हैं और उन नकारात्मक अनुभवों से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। महज उन घटनाओं पर ही सोचते रहने के बजाय आप सोच सकते हैं कि उन घटनाओं ने आपको कैसे ज्यादा बुद्धिमान और बेहतर बना दिया है। आप दरअसल गुजरे हुए वक्त में आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने आपको आज कितना सशक्त बना दिया है और किसी भी परिस्थिति में ऐसा किसी भी अन्य तरीके से संभव नहीं था। बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने किसी भी घटना से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर देने की बात कही है ताकि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को बरकरार रखें।
हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने लिखा है, किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए पहला कदम यही है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकार करें। उन्होंने लोगों को ये कहने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका कोई इलाज ना हो उसका सामना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उस हर घटना या व्यक्ति से खुद को परे रखने की आदत डाल लो जो आपको नाराज या विचलित कर देते हैं। उससे भावनात्मक ऊर्जा को हटा लीजिए ताकि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को बरकरार रखें। इस राह को अपनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो कुछ भी हो आप उसे स्वीकार कर लें, बल्कि ये तो आपको अपनी भावनाओं और दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी समस्या के वक्त आप खुद को दिमागी तौर पर शांत रहकर उसे समझदारी से सुलझाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी स्थिति को समझने और बेहतर तरीके से फैसले लेकर उसे सुलझाने के लिए कर सकते हैं। आप पर तब तक कोई भी अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि आप उससे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। उसके पास जरूर ऐसी कोई बात होती है जिसे वो आपको अभी दे सकते हैं या फिर आपको उससे वंचित कर सकते हैं। जिस वक्त भी आप खुद को किसी व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक तौर पर अलग कर लेते हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की इस शक्ति को अभ्यास के जरिए हासिल कर सकते हैं। यह आपको उस परिस्थिति पर कंट्रोल दिला देगा जिससे आप पहले विचलित या नाराज हो जाते थे। हकीकत यह है कि अधिकांश लोग खुद में या अपनी समस्या में ही उलझे हुए हैं। लगभग 99% वक्त तो लोग अपने बारे में ही सोच में डूबे रहते हैं। अपनी भावनात्मक ऊर्जा का बाकी का फीसदी वो आपके सहित बाकी दुनिया को दे देते हैं। ट्रैफिक में आपका रास्ता काटने वाला अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। वो तो आपके अस्तित्व के बारे में जानता तक नहीं। ऐसे में उसके किसी बेवकूफ़ी भरे काम के लिए आपका नाराज या विचलित होना बेवकूफ़ी ही होगा। ऑथर कहते हैं, अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है, किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी ये चिंता ना करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो ये है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है।